हेलो। तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का क्वांटम नंबर टॉपिक जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। प्रीवियसली हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा है कि क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं और ये कहाँ से आया है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम एटम्स के मॉडल के बारे में स्टडी किए थे और एटम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, ठीक है। तो उसको हम क्वांटम नंबर से डिस्क्राइब करते हैं। इसको समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने हमें बहुत सारी थियरी दिया है। जैसे नील बोर ने बताया था एटम के पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब किया था, जो डी ब्रॉय ने फिर से पार्टिकल और वेव नेचर के डिस्क्राइब करने के लिए वेव इक्वेशन दिया था इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और उसी को आगे बढ़ते हुए हाइजेनबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये समझाया कि कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल की अगर वो मोशन में है, लगभग लाइट की वेलोसिटी से चल रहा है, तो हम उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ साइमल्टेनियसली निकालेंगे तो कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो उसी हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करते हुए इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एटम के अंदर कहां है उसको जानने के लिए श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हुए एक वेव इक्वेशन दिया है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से जिसे हम जानते हैं, जो वेव फंक्शन के टर्म में इक्वेशन है, ठीक है। और उस इक्वेशन के वेव फंक्शन का जब सॉल्यूशन निकाला गया तो बहुत सारे नंबर्स का डिराइवेशन किया गया, जिनमें से कुछ हमारे यूज के थे और कुछ हमारे यूज के नहीं थे। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी प्राप्त करने के लिए एटम में जो हमारे काम के थे उन्हीं का नाम क्वांटम नंबर्स रखा गया, ठीक है। जैसे श्रोडिंगर का अगर वेव इक्वेशन हम देखें, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो क्वांटम मैकेनिक्स से डिराइव किया था श्रोडिंगर ने हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके, वो जाई के टर्म में था, डी स्क्वायर जाई, डेल स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, डेल स्क्वायर जाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर जाई अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर जाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस बी अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही हमारा श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है। यहाँ पे जाई को जो टर्म है ये इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड को बताने का काम करता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस एम्पलीट्यूड में मोशन कर रहा है। जनरली इलेक्ट्रॉन को वेव और पार्टिकल दोनों बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए श्रोडिंगर ने अपना वेव इक्वेशन दिया, ठीक है। और वेव इक्वेशन में ये जो जाई टर्म है इसे हम वेव फंक्शन कहते हैं इलेक्ट्रॉन का। मैथमेटिकली ये वेव फंक्शन है, ठीक है, मैथमेटिकली ये वेव फंक्शन है, लेकिन फिजिकली ये इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो एटम के अंदर जिस स्पेस में वो वेव मोशन कर रहा है, वेव क्या होता है, जो सोर्स से टारगेट तक एनर्जी को ट्रांसफर करता है, एनर्जी कैरियर होता है वेव। अब ये जो इलेक्ट्रॉन अगर एक वेव की तरह बिहेवियर शो कर रहा है तो जहां पर वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा उस फंक्शन को हमारा वेव फंक्शन डिस्क्राइब करता है। तो मैथमेटिकली वेव जाई जो है वो एम्पलीट्यूड को डिस्क्राइब कर रहा है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड को डिस्क्राइब कर रहा है कौन, वेव फंक्शन। मैथमेटिकली, फिजिकली ये वेव फंक्शन है, ठीक है, मैथमेटिकली ये एम्पलीट्यूड को डिस्क्राइब कर रहा है किसी भी पार्टिकल का। अगर वो मोशन कर रहा है, सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम के अंदर और उसका मोशन अगर लगभग लाइट की वेलोसिटी से है तो वो वेव बिहेवियर शो करेगा। और जाई जो है वेव फंक्शन को ही डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। अब इसका डिराइवेशन जब किया गया, यहाँ पे ई क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, वी हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और एम तो जान ही रहे आप, मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻³ kg। एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। और जाई का जो ये इक्वेशन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन अगर 3 डायमेंशन में मोशन कर रहा है एटम के चारों ओर, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में के अलोंग 3D में एटम का पाए जाने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पे है, उसको हम जाई से ही
डिस्क्राइब करते हैं और जाई के जो कुछ वैल्यूज आए हमें डिराइवेशन करने पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जाई के कुछ वैल्यूज आए जिससे हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, उसको हम प्रोबेबिलिटी बेस्ड फंक्शन कहते हैं, जाई स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो जाई की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जहाँ पे होगी जिसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होगा उसको हम जाई स्क्वायर करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। ठीक है, और जाई को सॉल्व करने पर इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर पाए जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जिन नंबर्स का हम यूज करते हैं उनको क्वांटम नंबर्स कहते हैं। तो जाई का जब सॉल्यूशन किया गया तो बहुत सारे नंबर आए जिनमें से कुछ नंबर्स हमको मिले। ठीक है, जिनमें से हमारे कुछ यूजफुल नंबर्स थे, वो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से नहीं मिला है। ठीक है, वो भी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से ही मिला है, लेकिन श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से स्पिन क्वांटम नंबर एक और क्वांटम नंबर होता है जिसका डिराइवेशन श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से नहीं होता। तो ये जो 3 और एक और 4 स्पिन क्वांटम नंबर जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी को बताता है, इसी के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर टोटल 4 होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड वन इज, इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। सेकेंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे एल से डिनोट करते हैं। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। एंड द फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम ms और स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल ms और स्मॉल s से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं। क्यों हम ये हमारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से तीनों मिले हैं। ठीक है, ये चौथा बाद में डिराइव किया गया है। क्यों हम इसके बारे में स्टडी करते हैं? सपोज आपके बारे में कोई आपका पोजीशन जानना चाहता है, आप अदर स्टेट में। ठीक है, तो आपका पोजीशन अगर किसी अदर स्टेट में हो और आपका घर जो है, ठीक है, किसी गांव में है, विलेज में, तो आप कैसे उसको बताओगे? जैसे कि क्वांटम नंबर्स जिस स्टेट में आप रहते हो, ठीक है, सबसे पहले आप उनको ये बताओगे कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ या जिस भी स्टेट में रहते हो। उसके बाद उस स्टेट के बाद आप जिस सिटी में रहते होगे आप उसके बारे में बताओगे। फिर सिटी के बाद आप उस सिटी के जिस विलेज में रहते हो उसके बारे में बताओगे। उस विलेज के जिस घर में रहते हो उसके बारे में बताओगे। इस तरह बताओगे आप। तो एग्जैक्ट पोजीशन किस घर में रहते हो, उस विलेज के अंदर वो घर कहाँ पर है, एग्जैक्ट पोजीशन के पाए जाने की आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जब सारा आप इंफॉर्मेशन दे दोगे तब पता चलेगा। सिमिलरली एटम के अंदर भी सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे कि आप अपना स्टेट बताते हो, उसको डिस्क्राइब करने का काम करता है। जनरली ये एटम के अंदर किस शेप में, कितने साइज में इलेक्ट्रॉन है, ये बताने का काम हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहेगा। अब किस शेप में इलेक्ट्रॉन, किस शेप में एटम के अंदर मोशन कर रहा है, उसके बारे में हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता है। साइज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको शेप बताएगा, किस शेप में अगर वेव है वो किस शेप में मोशन कर रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थिर तो रहेगा नहीं, वो मोशन लगातार करते रहेगा क्योंकि वो एक वेव है। नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको ओरिएंटेशन बताता है इलेक्ट्रॉन का, एग्जैक्ट जिस जगह पे पाया जा रहा है इलेक्ट्रॉन वो किस तरह उसमें ओरिएंट हो रहा है। ठीक है, किस जगह पे वो उसका ओरिएंटेशन है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहाँ पर पाए जाने की है। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। ठीक है, ऑर्बिटल का जानकारी हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलता है। और लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन का मोशन बताने का काम करता है, और उस मोशन के वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स वगैरह निकलते हैं इलेक्ट्रॉन के, ये डिस्क्राइब करता है हमको स्पिन क्वांटम नंबर।
सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में स्टडी करते हैं। पहला टॉपिक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमको सेल का इंफॉर्मेशन देता है, एटम के। इट टेल्स अस दैट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अ सेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक सेल में प्रेजेंट होता है। इसका डिस्क्राइबेशन नील बोर ने सबसे पहले किया था। सेल्स का जानकारी हमें सबसे पहले किसने दिया था? नील बोर नाम के एक साइंटिस्ट। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल आप पढ़ते भी हो। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए ही केवल वैलिड था उनका मॉडल। ठीक है, तो नील बोर ने सेल के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिया कि एटम अगर है, इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके चारों तरफ कितने जगह पे, कितने साइज में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका इंफॉर्मेशन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहता है कि साइज ऑफ द एटम वेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इसको बताने का काम हमको सेल करता है। ठीक है, अब सेल जो होता है, सेल नंबर को हमको क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताने का काम करता है। ठीक है, अब किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर मान लो फर्स्ट सेल है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल, इसे हम कैसे निकालेंगे? 2n स्क्वायर फॉर्मूला से। यहाँ पे n बराबर नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। सपोज n इज इक्वल टू फर्स्ट सेल है। ठीक है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2 × 1 का स्क्वायर, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 × 2 का स्क्वायर, 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से थर्ड के लिए भी यही फॉर्मूला लगाओगे, 2 × 3 का स्क्वायर, इट मीन्स 9 2 18। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ में कितने रहेंगे? थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 9 9 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। इस तरह से हम किसी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। अब सेल के अंदर हमारे ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिटल्स। सेल के अंदर हमारे सबसेल होते हैं और सबसेल के अंदर हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं। सबसेल उस शेप को बताने का काम करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर से डिराइव करते हैं। ठीक है ना, तो ऑर्बिटल्स कितने हैं किसी सबसेल, किसी सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ सेल, इसको भी निकालने का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू n स्क्वायर। सपोज फर्स्ट सेल है, इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? केवल एक ही ऑर्बिटल होगा, 1, जो कि 1s होता है। सेकेंड सेल है, ठीक है, ये फर्स्ट सेल है तो इसमें कौन सा ऑर्बिटल होगा? 1s। सेकेंड सेल है, इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? 4, 2 2 4। सेकेंड सेल है तो इसके कितने ऑर्बिटल होंगे? 4, क्योंकि ये 1s है जो इसके ऑर्बिटल को इस तरह से एक ब्रैकेट से लिखा। 4 ऑर्बिटल कैसे होंगे इसके? सेकेंड सेल के 4 ऑर्बिटल कैसे होंगे? 2s और 2p। p जो है सबसेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है भाई, और s में 1 ऑर्बिटल होता है, तो ये 4 ऑर्बिटल हो गया इस तरह से। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। तो ये सेल हमको इन्फॉर्मेशन देता है, और भी हमको सेल इन्फॉर्मेशन देता है। क्या बताता है? सेल इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, किस एनर्जी में इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी में सेल की बताने का काम हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करता है। किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मोशन कर रहा है, ये भी हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जो कि आप फॉर्मूला पढ़े ही है, 2.18 × 10⁶। ठीक है, Z/n ये फॉर्मूला होता है किसी मीटर पर सेकेंड, किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने का। nth सेल में एनर्जी आप निकाल सकते हो -13.6 × Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। रेडियस आप निकाल सकते हो कितने डिस्टेंस पे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, 0.529 n² / Z। एक्सपेंडेड फॉर्मूला भी आप पढ़ चुके हो। ठीक है,
तो ये सब हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जानकारियां मिलती हैं एंगस्ट्रॉम या थिका, ठीक है ना। और इसको एक्सपेंडेड फॉर्मूले में भी आप कर सकते हो, ठीक है। एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई एम जेड स्क्वायर, nth सेल का रेडियस निकालने का ये फॉर्मूला। तो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के होने की, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर। लेट्स सी एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है। सेकंड क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, देखिए। इसको हम L से डिनोट करते हैं, स्मॉल है, ठीक है। सेकेंड क्वांटम देखिए, एटम में इलेक्ट्रॉन जो है, नील बोर ने ऐसा बोला कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, लेकिन श्रोडिंगर ने अपने वेव इक्वेशन से डिराइव करके ये बताया कि एटम में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल प्लस वेव दोनों का नेचर शो करता है। तो जरूरी तो नहीं है पार्ट वेव आए, अगर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बिहेवियर शो कर रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करे, वो रैंडमली किसी भी पाथ में मोशन कर सकता है, क्योंकि वो एक वेव है, ठीक है। तो उस इस शेप में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, शेप में, उसको बताने का काम में एजीमुथल क्वांटम नंबर करता है। इट gives us the shape of the space in the atom where electrons finding probability इज मैक्सिमम, ठीक है, इज मैक्सिमम। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जिस शेप में है, इसे हमें बताने का काम एजीमुथल क्वांटम नंबर करता है। और एक ये इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि मोशन कर रहा है अगर इलेक्ट्रॉन एक एंगल बना के न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम is also can be find out by एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट में L प्लस 1 H अपॉन में 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अंडर रूट में L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। अब L का वैल्यू क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। L का वैल्यू क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो L का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब सबसेल का इंफॉर्मेशन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम में सेल के अंदर सबसेल पाए जाते हैं, फिर सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें पाया जाता है। अब ये सबसेल 4 तरह के होते हैं, जो कि आज तक जितने एलिमेंट हैं उनके डिस्कवर हुए हैं सबसेल, वो 4 तरह के, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम फाइंड करता है अब किसी सेल में कौन कौन से सबसेल हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए nth सेल के लिए टोटल nth सेल है, अगर nth सेल है तो टोटल सब सेल मतलब वो शेप जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है ना, सब सेल। टोटल सब सेल हम कैसे निकालेंगे, nth सेल के लिए उसका वैल्यू होता है टोटल सब सेल इज इक्वल टू 0 to n-1। मतलब अगर मान लो n बराबर 1 है, फर्स्ट सेल है, तो L बराबर क्या होगा, 0 से n-1, तो 0 आ जाएगा। n बराबर 2 है, तो L की वैल्यू क्या हो सकती है,
0 से n माइनस 1 यानी 0 और 2 माइनस 1, n बराबर यही है, तो 0 से l बराबर क्या होता है 0 to n माइनस 1 यानी 0 और 1 इसका वैल्यू, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। n बराबर 3 है, n की वैल्यू क्या हो सकती है 0, ठीक है, फिर 1, फिर n माइनस 1, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू l की 2 तक हो सकती है एंड सो ऑन। इस तरह से हम l की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर l बराबर 0 है, l इज इक्वल टू 0 है, तो वो s सब सेल को इंडिकेट करता है, s सब सेल है, सेल के अंदर सब सेल होता है, सब सेल को हमको एजिमुथल क्वांटम नंबर बताने का काम करता है। इस सब सेल से हम उस शेप के बारे में डिस्क्राइबेशन करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। l इज इक्वल टू अगर 1 है तो हमारा p सब सेल को इंडिकेट करता है, l अगर हमारा 2 है तो d सब सेल को इंडिकेट करता है, ठीक है, और l अगर हमारा 3 है तो वो f सब सेल को इंडिकेट करता है। l हमारा अगर d है 3 है तो वो f सब सेल को इंडिकेट करता है। ये आपको इंफॉर्मेशन याद होना चाहिए। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। l अगर 0 है तो s सब सेल हो जाएगा हमारा, l की वैल्यू अगर 1 है तो p सब सेल हो जाएगा, l की वैल्यू 2 है तो d सब सेल हो जाएगा, l की वैल्यू 3 है तो f सब सेल हो जाएगा। l हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। अब इन सारे सब सेल्स का शेप कैसा होता है इसके बारे में भी हमको इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो s सब सेल में एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है। s सब सेल का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है। इन सब का मैं इंफॉर्मेशन आपको दे देना चाहता हूँ, ठीक है। लेट्स सी जितने भी सब सेल्स हैं इन सब का शेप कैसा है। S सब सेल जो है आपका शेप ऑफ S सब सेल जो है आपका वो स्फेरिकल शेप का होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डेंसिटी स्फीयर में होती है और ये चारों तरफ से सिमेट्रिकल होता है। स्फेरिकल से क्या होता है, ये चारों तरफ से सिमेट्रिकल है, इसी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ना पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहीं नहीं है, मतलब इस पूरे एस सब सेल के सारे स्पेस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। स्फेरिकल शेप का होता है जो कि एक सिमेट्रिकल शेप है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर के हर पोजीशन पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। अब ये तो एस सब सेल का इंफॉर्मेशन हो गया, या शेप हो गया। कैसा शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है। पी सब सेल कैसा होता है, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना, जैसा कि अभी आपको बताया। पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। पी सब सेल का होता है डम्बल शेप, ठीक, शेप ऑफ पी सब सेल। पी सब सेल जो होता है हमारा डम्बल शेप का, ऐसा डम्बल, जो डम्बल आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, डम्बल शेप का होता है। और पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, डम्बल शेप, ओके। पी में हमारे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। जब पी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है ना, तो पी एक्स ऑर्बिटल होगा, पी एक्स, ठीक है, ये पी एक्स ऑर्बिटल हो गया। एक पॉजिटिव लोब होगा, एक नेगेटिव लोब होगा। जो पॉजिटिव ये लोब होता है, ठीक है ना, किसी भी सब सेल का जो वो प्लेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है उसको लोब कहते हैं। एक होता है पॉजिटिव लोब, एक होता है हमारा नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये ये डम्बल शेप का है, जिस वजह से इसमें 2 लोब्स होंगे। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो पी सब सेल जो होता है इसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है ना। ये आप आगे पढ़ेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये सारे इंफॉर्मेशन आपको दिया जाए। तो पी सब सेल में 3 सब सेल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। अब जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, सॉरी थोड़ा सा फिगर में, अगर जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग पी सब सेल है, ठीक है, तो ये हमारा पी वाई ऑर्बिटल को इंडिकेट करेगा, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा वो पी जेड ऑर्बिटल को इंडिकेट करेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3 इसके ऑर्बिटल्स होते हैं, और एक लोब पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है, एक लोब पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा,
ठीक, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये ऑर्बिटल होता है जहाँ पे मैक्सिमम ओरिएंटेशन बताता है इलेक्ट्रॉन का, किस जगह पे है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जिस स्पेस में है इलेक्ट्रॉन की, उसको ऑर्बिटल कहते हैं। तो पीएक्स के पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, पीएक्स, पीवाई, पीजेड, जो कि डबल शेप का होता है। अब डी सबसेल के शेप कैसा होता है, डी सबसेल का, डी सबसेल का शेप कैसा होता है, डबल डबल शेप ऑफ डी सबसेल। लेट्स सी, शेप ऑफ डी सबसेल जो होता है वो डबल डबल होता है, ठीक है। और डी में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी सबसेल में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी सबसेल का जो शेप होता है वो डबल डबल होता है। शेप ऑफ डी सबसेल इज डबल डबल, और एक और शेप होता है डबल डबल प्लस, डी सबसेल का जो शेप होता है वो डबल डबल, डबल मतलब 2 डंबल वाला शेप, और एक होता है डोनट शेप, डबल डंबल शेप एंड डोनट शेप। डोनट बोलो या बेबी सूटा डायग्राम भी बोलते हैं उसको, डोनट शेप, ठीक है, डी का होता है। लेट्स सी डबल डंबल और डोनट शेप कैसा होता है। अब इसके 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी सबसेल जो होगा, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से वो ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स को हम बताया, मैंने अभी आपको बताया था, इस तरह से ब्रैकेट से डिनोट करते हैं ऑर्बिटल को, जिसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं अपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है। तो डी सबसेल में 5 जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका हम नेमिंग कैसे करते हैं। एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, ठीक है, एक होता है डी जेड एक्स, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर, ठीक है, डी जेड स्क्वायर। ये हमारे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी में। सबसे पहले सिंगल ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन कर दिया जाता है सारे सबसेल में, उसके बाद पेयरिंग किया जाता है इलेक्ट्रॉन का। इसके बारे में आपको मैंने बोला है कि आगे बताया जाएगा वुंड्स के रूल, ठीक है। डोनट शेल ऑफ शेप और डबल डंबल शेप होता है, जैसे डी एक्स वाई और डी वाई जेड जो होता है, ठीक है ना। तो एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं, बीच में, एक्स और वाई एक्सिस के प्लेन के बीच में 2 डंबल्स बने होते हैं। एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, 2 डंबल बने होते हैं इस तरह से, एक इधर एक इधर, एक्स वाई प्लेन में दोनों बना हुआ है, एक इधर और एक इधर। इस तरह से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। इस तरह से यहाँ पे ये शेप होता है। तो ये आपको याद रखना, जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेंट पॉजिटिव है कि नहीं, ये नहीं देखते हैं। यहाँ पे लोब्स का पॉजिटिवनेस अलग चीज है, क्योंकि ये 3D फिगर है, इसको 3 डायमेंशनली आप समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन फिर भी इसको क्लियर करने के लिए मैंने लोब्स का साइन लिख दिया। लोब एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। सिमिलरली डी एक्स वाई हो गया तो डी वाई जेड होगा, एक्सिस है, एक वाई होगा एक जेड होगा। तो ऐसे ही प्लेन में मिडिल में एक्सिस के बीच में प्लेन में होगा ये, ठीक है ना। ये डबल डंबल शेप है, डी वाई जेड का शेप है, ये डी एक्स वाई का शेप है। डी जेड एक्स का शेप अगर आप बनाना चाहो तो डी जेड एक्स का शेप बना सकते हो, ठीक है। जेड है, मान लो ये एक्स है, ये भी प्लेन के मिडिल पोजीशन पे होगा, ठीक है। अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, ठीक है ना। इसको मैं अलग से बना देता हूँ, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का शेप कैसा होता है देख लीजिए आप। अगर मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है ना, एक्स और वाई है, एक्सिस के ऊपर ही डी एक्स स्क्वायर होगा और डी वाई स्क्वायर एक्सिस के अलॉन्ग डबल डंबल शेप का। और डोनट शेप जो मैंने डी जेड स्क्वायर का बोला, उसका शेप कैसा होता है ये भी आप देख लीजिए। डोनट शेप जो होता है, जेड एक्सिस जो होता है, जेड एक्सिस पे, ठीक है ना, ये जेड एक्सिस है, जेड जेड डैश, इस पे एक इस तरह होगा लोब, एक ऊपर लोब होगा, और बीच में जो है ऐसे रिंग शेप्ड होता है, रिंग बना होता है, ठीक है ना। तो यही डोनट शेप होता है। मतलब यहाँ पे कोई भी 0 नोडल प्लेन होता है। मतलब देखो ये एक्स वाई प्लेन को भी कवर कर रहा है, और ये जेड एक्स वाई और जेड, ये तीनों ही प्लेन में इसके नोड्स पाए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे 0 नोडल प्लेन होगा। नोडल प्लेन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोडल प्लेन वो स्पेस होता है 3 डायमेंशनल एटम के स्ट्रक्चर में, एक्स और वाई और जेड एक्सिस के प्लेन में, वो प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर 0 होती है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जहाँ पे 0 होगी उसको नोडल प्लेन कहेंगे। जेड स्क्वायर का 0 नोडल प्लेन होता है, और सब में डी ऑर्बिटल के और सभी ऑर्बिटल में 2 होता है नोडल प्लेन। एल की वैल्यू जो होती है डी के लिए, एल की वैल्यू क्या होती है डी के लिए, अभी मैंने बताया 2, तो इसका नोडल प्लेन भी 2 होगा। लेकिन
dz के लिए केवल एक्सेप्शनल केस आता है कि नोडल प्लेन जो है 0 आ जाता है। ठीक है, ये एजिमुथल क्वांटम नंबर के बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। लेट्स सी अबाउट समथिंग अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ने से पहले हम जान जाते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे अगर हमें सब सेल दिया हो या एजिमुथल क्वांटम नंबर दिया हो। ठीक है, आइए देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सबसेल, एल का वैल्यू जो दिया होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर सब सेल कैसे निकालेंगे आप? ध्यान दीजिए, 2 ब्रैकेट में 2l+1 है ना, और इंटू 2 कर दो। जैसे मान लो S सब सेल के लिए आपसे पूछ रहा है, किसके लिए? S सब सेल के लिए। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन इन S सब सेल कैसे आप निकालोगे? ठीक है, कैसे निकालोगे? 2 इंटू 0, L की वैल्यू 0 होती है S के लिए। फॉर S L क्या होता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 0 प्लस 1। ठीक है, 0 प्लस 1 कितना आएगा? 1 आएगा, और 1 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं S सबसेल। फॉर P सबसेल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? L बराबर 1 होता है। तो टोटल नंबर आप निकाल सकते हो, टोटल इलेक्ट्रॉन इन यहाँ पे लिखना था, ठीक है ना, इन P सबसेल कितने हो सकते हैं भैया? बताइए आप कितने हो सकते हैं? 2 इंटू P के लिए, फॉर P L बराबर 1 मैंने लिख दिया है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो 2 1 जा 2 1 3 2 3 जा 6। आपको अभी मैंने बताया P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz, px py pz। ठीक है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। देखिए आप 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो इस तरह से आप P सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो यहाँ पे P सबसेल वैसे D के लिए भर सकते हैं। D में मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल्स होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और F में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि F के लिए L का वैल्यू क्या होता है? 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 3 6, 6 1 7, 2 7 14। और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी का हाफ कर दीजिए आप, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको पता चल जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी सबसेल में, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, इसे अगर हमको निकालना है तो ये फॉर्मूला है, निकाल सकते हैं। अगर केवल ऑर्बिटल निकालना है, 2 हटा दो, 2l+1 कर दो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ पर्टिकुलर सबसेल आपका पता चल जाएगा। लेट्स सी अबाउट, अब हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया। लेट्स सी समथिंग अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, लेट्स सी समथिंग अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बताता है एटम में। ठीक है, और ये ऑर्बिटल्स का इंफॉर्मेशन देता है हमें। किसका इंफॉर्मेशन देता है? ऑर्बिटल्स का, कि कितने ऑर्बिटल्स हैं, वो कौन सा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पाए जाने की है, स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, उसका ओरिएंटेशन किस तरह से है एटम में, ये हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको स्मॉल एन से भी नोट रखते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट टेल्स अस द information of the orientation of electron in a subcell, मतलब the space where electron is found, the maximum probability
where इलेक्ट्रॉन इज फाउंड, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, इज कॉल्ड ऑर्बिटल, उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, इज कॉल्ड ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल का इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अब जो नील बोर के एटॉमिक मॉडल में जीमान इफेक्ट आया था कि स्पेक्ट्रम लाइंस जो है स्प्लिट हो जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड में, इसका भी डिस्क्राइबेशन हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ही मिलता है, क्योंकि वो अपने ऑर्बिटल्स में ब्रेक हो जा रही थी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जा रहे थे, इसी वजह से वो स्पेक्ट्रम लाइन जो है स्प्लिट हो जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड में। जीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, जो भी कमियां आई थी नील बोर के एटॉमिक मॉडल में, इस चीज़ का इंफॉर्मेशन हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है। ठीक है, ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। तो ऑर्बिटल का नंबर हम कैसे निकालते हैं? ऑर्बिटल का नंबर निकालने के लिए एल की जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, इफ एल इज द azimuthal quantum number, then मैग्नेटिक, देखिए मैग्नेटिक जो होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एल के वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम लाई कहाँ से कहाँ तक लाई फ्रॉम -L टू +L। ठीक है ना, L जो है -L से +L के बीच में लाई करता है। फॉर S सबसेल, अगर S सबसेल के लिए पूछ दिया गया, S सबसेल, ठीक है, L का वैल्यू क्या होता है? 0, तो M भी क्या आएगा? 0। क्यों? -L से +L तक वैल्यू होता है M का, क्योंकि L 0 है तो -0 से +0 केवल 0 ही रहेगा। तो S के लिए एक ही ऑर्बिटल रहेगा। ठीक है ना, S में केवल कितने ऑर्बिटल पाए जाएंगे? ओनली 1 ऑर्बिटल, वेयर इलेक्ट्रॉन्स फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। फॉर P सबसेल, ध्यान दीजिए, P सबसेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 1। तो M क्या होगा? -L टू +L, जो कितना से कितना हो सकता है? 1 -1 टू +1। ठीक है, तो -1 0 और +1 इसके 3 सबसेल होते हैं। ठीक है, -1 0 +1 कौन कौन से सबसेल होंगे? Px Py Pz, ये आपको याद ही होगा। तो Px Py और Pz ये 3 सबसेल होते हैं। ठीक है ना, Px +1 होता है, ये -1 होता है, Pz 0 होता है, ये आपको इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से फॉर D सबसेल, D सबसेल के लिए L बराबर क्या होगा? 2 होगा। तो M की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे? -L टू +L। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -2, -1, 0, +1, +2। 5 सबसेल होते हैं ना D के, D सबसेल के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं कि नहीं? dx dy dz, dx स्क्वायर -y स्क्वायर dz स्क्वायर। ठीक है, dxy dyz dzx, अभी मैंने बताया dxy dyz dzx, है ना, dx स्क्वायर -y स्क्वायर। ठीक है, और dz स्क्वायर, ये सारे वैल्यूज होंगे। dz स्क्वायर यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, और f का कोई शेप हमको फिक्स पता ही नहीं है, लेकिन f के भी कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? फॉर f सबसेल में, फॉर f सबसेल के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने हो सकते हैं? L बराबर कितना होता है? 3। तो M बराबर कहाँ से कहाँ तक वैल्यू करेगा? -L टू +L। ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, +1, +2, +3। ठीक है, तो F के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 और 7 होगा ये। 1 2 3 4 5 6 7। इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? ऑर्बिटल्स का 2 गुना कर दीजिए आप, इलेक्ट्रॉन पता कर लो। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम सबसेल का जो ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना, उनका बारे में इंफॉर्मेशन और किस पोजीशन पे मैक्सिमम ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रॉन का, ये निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से स्टार्क इफेक्ट, जीमान इफेक्ट भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी अबाउट स्पिन। लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर मेरा क्या होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। व्हाट इज स्पिन क्वांटम? स्पिन
क्वांटम नंबर जो है इसको स्मॉल एस या ms से डिनोट करते हैं। ms लिख लो या फिर स्मॉल s लिख लो और s दोनों ही से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ये एक क्वांटम मैकेनिकल टर्म, कैसा टर्म है, स्पिन क्वांटम नंबर बच्चों एक क्वांटम मैकेनिकल टर्म है और ये हमें इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल के अंदर स्पिन बताने का काम करता है। इट टेल्स अस द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन क्वांटम नंबर इज द क्वांटम मैकेनिकल टर्म। ठीक है भाई, इट tells us the spin of electron in an orbital। ठीक है, ऑर्बिटल। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर्स के दो वैल्यूज, दो ही इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल, देयर शुड बी, इसको s से डिनोट करते हैं, इसके दो ही वैल्यू हो सकते हैं, +1/2 और एक -1/2। इलेक्ट्रॉन या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इसको हम ये दोनों नंबर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, सपोज मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, अगर आपको मैं एक दे देता हूँ कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन whose प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n is equals to 3 और स्पिन क्वांटम नंबर s is equals to -1/2। ठीक है ना, तो कैसे आप निकालोगे, फॉर फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स whose n बराबर 3 s बराबर -2 फॉर जिंक एटम। जिंक के लिए हमको n बराबर 3 और s बराबर -1/2 के कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जिंक का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जिंक का एटॉमिक नंबर 30। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करना है तो 1s² 2s² 2⁶। ये आपको अबाउ प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, फिर होता है 3s² 3p⁴6 4s2। ठीक है, 4s2 के बाद 3d हम भरते हैं क्योंकि यहाँ पे n+l रूल लगा, जिसमें n+l इसका कम होता है 3d के कंपेयर में 4s का कम होता है, तो 3d लास्ट में भरा जाएगा। इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, 4s इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, उसको बाद में भरा जाता है। ठीक है, तो 3d यहाँ पे पूरा कंप्लीट 10 भर जाता है जिंक के लिए। अब जिंक में पूछा है थर्ड सेल के लिए s बराबर 1/2 कितने इलेक्ट्रॉन्स का होगा, तो इसमें एक तो क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, एक सब सेल में पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन भर दिया जाता है एक ही डायरेक्शन में पहले, फिर उसका पेयरिंग किया जाता है। ठीक, तो p में 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए भाई, p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है ना, डायरेक्ट ऐसे नहीं भरेंगे, पहले पूरा भर देंगे हाफ फील्ड, फिर इस तरह से पेयरिंग करेंगे। ठीक है, ये देखो, तो एक क्लॉकवाइज वाला है और एक एंटी क्लॉकवाइज वाला है। तो क्लॉकवाइज वाले के लिए s बराबर +1/2 लोगे और एंटी क्लॉकवाइज वाले इस तरह से हम मान लेते हैं। एक्चुअल में ऐसा मोशन नहीं है, जरूरी नहीं है वो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज ही हो, वो 3D में भी मोशन कर रहा है। ठीक है ना, ये बस ऐसा मान लिया गया है समझने के लिए कि एक क्लॉकवाइज है तो उसको पॉजिटिव 1/2 मान लेंगे और एक एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको 1/2 निगेटिव में मान लेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 6 to 8। अब 8 का हाफ कर दो, थर्ड सेल में 8 का हाफ कर दो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जिंक में n बराबर 3 के लिए s बराबर 1/2 स्पिन क्वांटम नंबर से डिनोट किए जाएंगे, वो कितने हैं, तो टोटल 4 electrons that have s is equals to 1 minus 1/2, okay, s is equals to -1/2 in third cell of zinc। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ये जनरल क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके मेंस और नीट के पेपर में। ठीक है, इस तरह से क्वांटम नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे के वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।